Hello students, we are going to understand about the regression testing, right? कि regression testing क्या होता है, right? Then when to do it, then what is the strategy, what is the pros and cons and conclusion, right? Regression testing में आज हम लोग देखेंगे, right? So what is regression? Regression means error that occurs due to some action or activities in a system, right? So regression मतलब क्या होता है? Error ड्यू टू एक्शन और एक्टिविटीज इन अ सिस्टम, यानी हम लोग जब भी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कुछ परफॉर्म करते हैं तब जो जनरेट होता है, जो एरर जनरेट होती है उसको कहते हैं रिग्रेशन, राइट? इन आईटी वर्ल्ड रिग्रेशन मींस अ रिटर्न ऑफ अ बग, राइट? कुछ बग रिटर्न होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिग्रेशन. Regression testing means a testing process that is done to find the regression in a system after doing any changes in a product, right? Regression testing means what? कि testing process है, कब होता है कि regression is done after doing changes in a product, यानी प्रोडक्ट के अंदर कुछ चेंजेस होने के बाद, राइट? जो भी बग जनरेट होता है या फिर जो भी एरर जनरेट होती है दैट इज कॉल्ड एज रिग्रेशन. क्लियर? रिग्रेशन व्हेन रिग्रेशन के बारे में हम लोग अभी समझते हैं कि व्हेन यू फिक्स अ बग इंट्रोड्यूस अ सेवरल न्यू बग, यानी रिग्रेशन टेस्टिंग मतलब एक ऐसा फंडा है, आप ऐसा समझो कि आप जब भी एक बग को आप ये करने जाओ, राइट, तब बाकी और बग सारे आ जाते हैं, दैट इज रिग्रेशन. यानी एक एरर को आप रिमूव करने जाओ और बाकी 10 एरर आपके सामने आ जाती है, दैट इज कॉल्ड एज रिग्रेशन. क्लियर? When to do it? So regression कब करते हैं? तो सबसे पहले regression testing is required when there is a change in a requirement and a code modify according to the requirement. यानी regression कब करते हैं कि requirement में कुछ change हो या फिर उसका code modify हो रहा हो, at that time the regression is going to be done. At that time regression is going to be done. The new feature is added to a software, यानी कोई नया सॉफ्टवेयर जब ऐड हो रहा होता है हमारे सिस्टम के अंदर, डिफेक्ट इन फिक्सिंग, यानी कुछ भी डिफेक्ट आ रहा है उसको हम लोग फिक्स कर देते हैं, एंड परफॉर्मेंस इशू, राइट? परफॉर्मेंस में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही होती है उसको सॉर्ट आउट करने चाहते हैं, तब रिग्रेशन टेस्टिंग हम लोग करते हैं. What is the strategy? उसकी स्ट्रेटेजी क्या है? Software maintenance is an activity includes the enhancement, error correctness, optimization, and the deletion of existing failure. This modification may cause the systematic work incorrectly. Therefore, regression testing becomes necessary, and regression testing can be carried out using the following techniques. Right? Regression testing कब करते हैं? The activities include the enhancement and occur error correctness, ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीशन ऑफ एग्जिस्टिंग फीचर, कुछ फीचर्स को डिलीट करना, कुछ मॉडिफिकेशन करना, एनहांस करना, तब रिग्रेशन करते हैं, राइट? एट दैट टाइम द रिग्रेशन टेस्टिंग विल बी कैरिड आउट. तो उसके अंदर क्या करता है? रीटेस्ट ऑल, रीटेस्ट द सिलेक्शन एंड प्रायोरिटीराइजेशन ऑफ टेस्ट केसेस, राइट? यानी जिसको प्रायोरिटी दी गई है उसको पहले टेस्ट करना. नेक्स्ट, रिग्रेशन टेस्ट सिलेक्शन. Instead of re-executing the entire test suite, it is better to select a test part, right? पूरे पार्ट को सिलेक्ट करने के बजाय छोटा सा एक पार्ट को सिलेक्ट करो और उसको टेस्ट करो. सेकंड, टेस्ट केसेस सिलेक्टेड कैन बी कैटेगराइज इन रीयूजेबल टेस्ट केसेस एंड ऑब्सोलेट टेस्ट केसेस, राइट? यानी ऐसे टेस्ट केसेस को सिलेक्ट करो, एक जिसको बार बार टेस्ट किया जा सकता है और दूसरा ऑब्सोलेट कि जिसको निकाला जा सकता है, राइट? सो रीयूजेबल टेस्ट केस कैन बी succeed in regression cycles and obsolete test cases cannot be used in succeeding cycle. मतलब जो भी regression testing में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी testing cases में succeed होने वाली है वो cycle को हम लोग reusable test cases consider करते हैं, और जो नहीं होने वाली है that is obsolete. obsolete मतलब क्या? उसको छोड़ देना, that is obsolete test cases. Prioritization of test cases. Prioritization test cases can be depend on the business impact, critical frequently used functionalities, selection of test cases, and based on priority will be greatly reduced of regression test suite, right? So prioritization test cases में क्या क्या होता है? Prioritized test cases depend on the business impact, critical frequently and use the functionalities, and selection of test cases based on the priority frequently, right? यानी प्रायोरिटी में क्या क्या होता है कि जिसको प्रायोरिटी सबसे पहले दी जाती है वो रिग्रेशन को आपको सबसे पहले टेस्ट करना पड़ता है, राइट? That is the critical frequently and use the functionalities, and the selection test cases is based on the priority.
यानी सिलेक्शन भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है, विल बी ग्रेटली रिड्यूस टू रिग्रेशन टेस्ट सूट. Like area of focusing testing, so test cases will be frequent defect, the functional which are more visible to the user, right? The test cases which have frequently defect and the functional which are more visible to user, test cases which is verified core features of the product, and test cases of the functionality which is undergone more and recent changes, right? All the integration test cases and all the complex test cases, boundary value test cases, sample of failure test cases and sample और सक्सेसफुल टेस्ट केसेस. सो इतने एरिया पे टेस्ट केसेस के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं, राइट? सबसे पहले क्या से फ्रीक्वेंटली डिफेक्ट के जिसमें कंटिन्यूस डिफेक्ट आने वाला होता है वो. दूसरा फंक्शनैलिटीज. तीसरा टेस्ट विच इज फ्रीक्वेंटली कोर फीचर्स ऑफ अ प्रोडक्ट, यानी जो कोर है, जो मेन एरिया है वो. टेस्ट केसेस विद अ फंक्शनैलिटी विच इज अंडरगॉन मोर इन अ रिसेंट चेंजेस, यानी जिसमें कंटिन्यूसली चेंजेस आने वाला हो, जिसको हम लोग एडिक्वेट भी बोलते हैं, राइट? एडेप्टिव भी बोलते हैं जिसको, एडेप्टिव टेस्टिंग भी इसको बोल सकते हैं. ऑल द इंटीग्रेशन टेस्ट केसेस कि जिसमें हर एक चीज को इंटीग्रेट करके उसके टेस्ट केसेस जनरेट करने पड़ते हो, राइट? टेस्ट केसेस मतलब कि आप ऐसा समझो कि एक सैंपल पेपर कि जिसका आपको ट्रू आंसर मिलेगा या फॉल्स आंसर मिलेगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने मोबाइल नंबर लिया, मोबाइल नंबर में मैंने एंटर किया 1 2 3 4 और वो इंसर्ट हो गया, राइट? सो दैट इज व्हाट माय टेस्ट केस इज फॉल्स, राइट? अगर मैंने मेरा प्रॉपर नंबर डाला कि 9812345678, राइट, फॉर एग्जांपल, राइट, तो वो क्या करेगा, वो टेस्ट केस को एक्सेप्ट करेगा. क्यों? क्योंकि मैंने मेरा जेन्युइन नंबर डाला, राइट? सो दैट टेस्ट केस इज सक्सेसफुल. Pros and cons. Challenges for regression testing. With a successive regression run, test should become the fairly large. Due to the time and budget constraints, the entire regression test suitable cannot be executed. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि successive regression runs यानी success cases में test should become a fairly large, right? And due to the budget and constraints, the entire regression test suite cannot be executed, right? तो वो scenario में that regression testing काम नहीं करता. Minimizing the test suite while what has happened? Minimizing the test suite while achieving the maximum test cover remains the challenge, right? यानी minimum test suite जितना जनरेट हो उतना अच्छा और maximum challenge को हम लोग accept कर सके. Determine the frequency of regression test after the every modification, every build update and after the bunch of bugs fixed in a challenge, right? So जितना भी आप अपडेट करो, राइट, यानी आप इतना समझो कि रिग्रेशन टेस्टिंग कब होता है? एट द टाइम ऑफ मेंटेनेंस के टाइम पे, या फिर आप कुछ अपडेट कर रहे हो, राइट, एट द टाइम दैट रिग्रेशन टेस्टिंग इज गोइंग टू बी परफॉर्म. कोड इज बीइंग रिग्रेशन इज tested should be under the configuration of management tool, right? management tool के थ्रू आउट भी हम लोग regression testing करते हैं, right? code is being regression tested should be under the configuration management tool, right? मतलब configuration management tool जो होता है that should be under, उसके अंडर में क्या करते हैं हम लोग? regression testing करते हैं, right? no changes must be allowed to code during the regression test phase. The regression test code must be kept in a immune to the developer changes. यानी डेवलपर जब चेंजेस करता है तब रिग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करना पड़ता है और उसके रिगार्डिंग एक कोड टेस्ट केस वो लोग जनरेट करते हैं और उसके बाद चेंजेस अलाउड नहीं करना होता है हमें. एक बार टेस्ट केस जनरेट हो गया उसके बाद हमें वापस से चेंज अलाउड नहीं करना है. Database is used for the regression testing must be isolate. No database changes must be allowed, right? Database used for regression testing must be isolate. यानी database भी कैसा होना चाहिए? Isolate होना चाहिए. फिर उसके बाद changes allowed नहीं होना चाहिए. Conclusion में finally क्या आता है? That effective regression testing saves the organization both the time and money. In a current time, it is more referred to the term as automate. Following most important tools is used for the regression testing, that is QTP, Quick Test Professional, Rational Functional Tester and Selenium, right? So these are what regression testing. Regression testing के लिए ये सारी चीजें यूज होती है. Selenium, Quick Test Professional and Rational Functional Tester, right? So these are about
रिग्रेशन टेस्टिंग एक बार मैं जस्ट आपको ओवरव्यू करवा देता हूँ प्रोन्स एंड कॉन्स का। आप जस्ट आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, आप जस्ट सिर्फ गो थ्रू कर लीजिए। Fine. So this is about regression testing. Now we are going to understand that is ad hoc testing. So ad hoc testing किसको कहते हैं, right? What is ad hoc testing, right? So ad hoc testing is a random unscripted software testing. यानी it is not a one kind of scripted testing but it is unscripted testing, right? यानी पहले से प्रीडिफाइन नहीं होता, randomly चेक करते हैं. It is like a single use test जो एक ही पर्सन यूज करने वाला होता है, that is called as scripted, right? और उसकी जो भी we can say that is sorry हाँ सिंगल यूज टेस्ट यानी एक ही सॉफ्टवेयर एक ही पर्सन यूज करने वाला है, सो दैट इज कॉल्ड एज एड हॉक टेस्ट, राइट? इट इज सम मिक्स्ड अप एक्सप्लोरेटरी नेगेटिव मंकी टेस्टिंग. इसको मंकी टेस्टिंग भी आप इसको बोल सकते हैं. कैसे इसको मंकी टेस्ट बोल सकते हैं, राइट? क्योंकि एक ही पर्सन एक ही चीज को आप एक्सेस करने वाला है, मल्टीपल पर्सन उसको एक्सेस नहीं करता, राइट? फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दूं, बनाना. तो बनाना को एक बंदर वो एक ही केला खाएगा, राइट? वो 5-6 बंदर मिलके एक केला नहीं खाएंगे. दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, इसलिए हम लोग इसको मंकी के साथ कंपैरिजन करते हैं. सो समटाइम्स मिक्स अप विद द एक्सप्लोरेटरी नेगेटिव एंड अ मंकी टेस्टिंग, राइट? However, word ad hoc testing, it means that test is a particular purpose and hand only, right? यानी एक ही पर्सन एक ही सिंगल पर्सन जो सिंगल हैंडेड है वही पर्सन क्या करेगा, एड हॉक टेस्टिंग करेगा. यानी एक ही बंदा सॉफ्टवेयर को चेक करेगा, बहुत सारे लोग चेक नहीं करेंगे. सो दैट इज एड हॉक टेस्टिंग, राइट? Next, ad hoc testing characteristics. Ad hoc is performed without a formal test and a plan and procedural documentation of features, a documentation of result. Ad hoc testing is performed only once unless there are some defect. Ad hoc testing का perform करते हैं कि जब उसमें कुछ defect हो तब, right? Obviously testing का perform करते हैं कि उसके अंदर जब defect होता है तब. Action plan is depend on the kind of defect and found the frequently of occurrences. Ad hoc testing performed without the formal test, plan, procedure or a documentation of result. यानी ad hoc test कब perform करते हैं, formal test, plan, procedure और documentation के ऊपर कोई focus नहीं करता. दूसरा, ad hoc testing perform होता है unless there are some defect, कि उसके अंदर थोड़े से कम defect हो तब. And तीसरा, action plan is depend on kind of the defect found and the frequently of occurrences, यानी बार बार उसके अंदर defect आ रही होती है तब. Ad hoc testing characteristics, that is ad hoc testing is based on the knowledge, skill is about the system is being tested, right? अभी ये सारी पीपीटी कैसे, इसको जस्ट आपको गो थ्रू कर लेना है. ये सारा इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, ये जस्ट छोटा छोटा 2 या 3 मार्क्स में आपको आता है, उससे ज्यादा नहीं पूछेंगे, राइट? सो ad hoc testing is performed based on the knowledge and skill about the system is being tested. Testers are allowed to improvise that the test find the additional work, यानी कुछ additional work को फाइंड आउट करने के लिए ये एड हॉक टेस्टिंग करता है. एड हॉक मतलब आप ऐसा समझो कि एक ही पर्सन है, एक सिस्टम को वो एक्सेस करने वाला है, कोई और पर्सन उसको एक्सेस नहीं करने वाला है, तो वो जो टेस्टिंग करेगा उसको कहेंगे एड हॉक टेस्टिंग. एड हॉक टेस्टिंग इज अ फंक्शनल टेस्ट दैट अटेम्प्ट्स टू द ब्रेक ओपन द सिस्टम फंक्शनली, राइट? वो क्या करेगा कि जो भी फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है उसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा कि वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करना चाहिए. In exploratory you can say it is for experiment. Exploratory testing, the next test will be rely on the result and just a completed test but not
So in case the ad hoc testing will be conducted only once, right? So ad hoc testing सिर्फ एक बार perform होता है. Does ad hoc testing fit in a SDLC? Ad hoc testing may not appropriate in certain stages of the software development lifecycle. Ad hoc testing does not require the documentation of result, and ad hoc testing is not appropriate during the acceptance and release the testing phase. Right? Simple है कि हर टेस्ट केसेस में SDLC में ad hoc testing नहीं परफॉर्म करता. Ad hoc testing is not required for a documentation purpose and not appropriate during the acceptance and release testing phase. When the ad hoc testing is inappropriate. Ad hoc testing inappropriate कब होता है? Right? So कब होता है inappropriate? That is when the test is failure. जब normal test होते हैं वो सारे fail हो जाते हैं तब. Second, the documentary is necessary, right? Next, when there is a need of authorizing the retest, यानी बार बार retest करने की जरूरत पड़ती है तब. When repairs any other corrective measure are being performed on a product, when repairs or any other corrective measure यानी कोई और चीज को measure करने की जरूरत पड़ती है तब. Advantages of ad hoc testing क्या है? Suitable for conducting the random, cost effective and test during early phases development. Test can be conserve more time, right? Tester are allowed to improve testing process, and ad hoc test can help to further improve script and testing method. See अभी ये है ना, ये सारी चीजें आपको एक टाइम पे थोड़ा बोर लगेगी, लेकिन कैसे बताए? So these are the syntactical term, right? कि ये आपको एक्सप्लेन करने भी जाओ ना तो भी देयर इज नॉट मेक एनी सेंस. ये आपको ऐसे ही आपको इसको रीड करना पड़ेगा, राइट? फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको बोलूंगा कि ad hoc टेस्ट कंजर्व मोर टाइम, तो दैट मीन्स व्हाट कि भाई ad hoc टेस्ट ज्यादा टाइम ले रहा है, राइट? तो ऑब्वियसली वो हर एक टेस्टिंग को टाइम लेने ही वाला है. सो ये सारी चीजें कैसा है कि आपको लाइक रोड लर्निंग करना ही पड़ेगा, राइट? या फिर आपको बाय हार्ट इसको करना ही पड़ेगा, यानी ये जैसा है एज इट इज आपको उसको रीड करना ही पड़ेगा. सो देयर इज नो मीनिंग फॉर understanding each and every steps. So I am just reading few steps, right? जहां पे समझाने की जरूरत है मैं वहां पे आपको समझाऊंगा, बाकी का जस्ट मैं आपको गो थ्रू करवा दूंगा. So suitable for conducting a random the cost effective test during the early phases पे जहां पे जरूरत पड़ती है वहां पे ad hoc टेस्ट करते हैं, right? Testers are allowed to improve the testing process. टेस्टिंग प्रोसेस को improve करने के लिए करते हैं. ad hoc test can be help for a further improve and scripted testing method, right? जो भी फर्दर इंप्रूवमेंट अगर मुझे चाहिए तो उसके लिए ad hoc टेस्टिंग करेंगे. रिक्वायर लेस लेवल ऑफ प्रिपरेशन टाइम, इसको प्रिपरेशन टाइम कितना लेस मिलता है. ad hoc टेस्टिंग प्रोवाइड्स क्विक रिजल्ट जनरेट करता है. टेस्टर कैन concentrate on the testing as there are no need of documentation and summarize the finding, right? टेस्टर को concentrate करना पड़ता है टेस्टिंग में. there is no need of documentation and summarize the finding and possibility to define robust preventive measures, right? Robust preventive measures पे फोकस करता है. robust means what? It is portable, it can be run on any platform, right? Disadvantage, lack of documentation नहीं मिलता. lack of availability of sensitive information का भी कोई ठिकाना नहीं होता, right? वो भी नहीं होता. टेस्टर आर अनअवेयर ऑफ द प्रीवियस एरर, टेस्टर को प्रीवियस एरर के बारे में पता नहीं होता. नो यूजफुल रेफरेंसेस टू गाइड द टेस्टर, राइट? does not provide the information on how the testing team spend its time towards the testing activities, right? testing activities के बारे में भी उसके बारे में टाइम स्पेंड नहीं कर पाता है. requires the qualified and skilled tester to perform additional quality control and test resulting in increase the operational cost, right? तो जो भी qualified skilled tester perform करते हैं, right? उसको एक controlled environment चाहिए होता है, वो भी increase हो जाता है, right? So उसकी वजह से कॉस्ट बढ़ जाती है. पोटेंशियल प्रॉब्लम कुड रिमेन अनडिटेक्टेड, यानी जो भी पोटेंशियल प्रॉब्लम होती है, जो पोटेंशियल प्रॉब्लम यानी जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम होती है वो रिमेन अनडिटेक्टेड रहती है, यानी वो आइडेंटिफाई ही नहीं होती, वो एज इट इज ही रहती है. नॉट सुटेबल फॉर फाइनल स्टेज टेस्टिंग के लिए इट इज नॉट सुटेबल. सो दीज आर व्हाट? दीज आर एड हॉक टेस्टिंग. ये आप जस्ट एक बार गो थ्रू कर लो शांति से, राइट? एक बार मैं मूव ऑन कर देता हूँ सारी स्लाइड. यानी आप ऐसा सिंपल समझो कि एड हॉक टेस्टिंग कब करता है? एड हॉक मतलब एक ऐसा पर्सन जो सिंगल पीसी को एक्सेस करने वाला है. या फिर आप ऐसा समझो कि एड हॉक पर्सन किसके लिए हायर करते हैं?
कि जो ओरिजिनल होता है उसके रिप्लेसमेंट में हायर करते हैं, राइट। और वो अकेला ही वो पूरे सिस्टम को हैंडल करने वाला होता है, और प्रीवियसली जो होने वाला होता है, यानी प्रीवियसली जिसने पीसी एक्सेस किया होता है उसकी जो एरर होती है वो ये एडो को नहीं पता होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर ये मेरा लैपटॉप एक्सेस कर रहा हूँ, राइट, मेरे लैपटॉप में कहाँ पे कितनी एरर है वो मुझे पता है। अभी ये एरर मैं मेरे नेक्स्ट पर्सन को मैं मेरा लैपटॉप दे दूंगा, तो मेरे पीसी में कितनी एरर है वो नेक्स्ट पर्सन को नहीं पता होगी, राइट, बिकॉज वो जो पर्सन आया वो पर्सन कैसा है, एडहॉक है, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि व्हाट इज एडहॉक टेस्टिंग एंड हाउ इट इज गोइंग टू बी वर्क, राइट। सो एक बार जस्ट गो थ्रू कर लीजिए शांति से। See, main this one advantage of ad hoc testing. This is disadvantage. बस इतना sufficient है, right? So if you have any query, you are feel free to ask. I think it is okay for today's lecture. दो topic हमने पढ़ लिए, that is regression testing and ad hoc testing. Okay, bye. Take care.